स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा एनटीए टीपीसी नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 91 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा बेटा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। केवल आंसर ही नहीं, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बताना है, अर्थात ईथर का HI के साथ रिएक्शन है। आप देखो बेटा, ईथर के साथ HI रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं जिसेल मेथड। इट इज द जिसेल मेथड और इट इज द पार्ट ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ से SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। किस चीज पे डिपेंड करती है तो वो देखो आप, ROR, ये आपका ईथर है। इस पर जब आप HX का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ROR, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड ईथर। आपके पास यहाँ से जो प्रोटोनेटेड ईथर आ रहा है, इस प्रोटोनेटेड ईथर में इन कार्बन की डिग्री, अगर ये कार्बन आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो आपके पास यहाँ SN2 होगी, और अगर ये कार्बन आपका 3 डिग्री हो या फिर बेंजाइलिक हो या फिर एलाइलिक हो तो ऐसी कंडीशन पर बेटा ये हमेशा SN1 का पार्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है केटाइन के ऊपर कि यहाँ से बनने वाला आपका केटाइन क्या है। तो ये रिएक्शन SN1 भी होती है, SN2 भी होती है, डिपेंड ऑन केटाइन। अगर आपके पास यहाँ से बनने वाला केटाइन अगर बेंजाइलिक है तो SN1 होगा, एलाइलिक है तो SN1 होगा, और अगर 3 डिग्री है तो SN1 होगा, और अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो SN2 होगा। SN2 में लेस क्राउडेड पर अटैक करेगा। बट यहाँ पर अराइल वाला केस है तो बेटा AROR, ये अराइल का केस है। जब इस पर आप HX के साथ रिएक्शन करोगे तो AROR H प्लस, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर। अब आप जरा देखिएगा बेटा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है तो यहाँ पर ARO बॉन्ड आर स्ट्रोंगर देन OR बॉन्ड, अर्थात AR का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इसके कंपेयर में मोर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर रिंग के साथ में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, और ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो हमेशा यहाँ से ही होगा। तो यहाँ से ये तो आपका AROH अर्थात फिनोल का फॉर्मेशन होगा, और इधर आपका R प्लस पर आपका जो भी हेलाइड है वो आकर अटैक करेगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बेटा आपका ये बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से होगा, तो इधर तो आपका H आएगा, इधर आपका I आएगा, तो एक तो फिनोल बनेगा और एक मिथाइल आयोडाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा A, फिनोल। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट की मैं बात करूं तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आपके जितने भी एसिड और एसिड के डेरिवेट्स होते हैं वो सब आपके नेगेटिव शो करते हैं। उसका रीजन C डबल बॉन्ड OZ, यहाँ पर इस पे लोन पेयर है, और इस लोन पेयर की वजह से बेटा यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। पॉजिटिव आइडोफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जनरली आपके अल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। अल्कोहल में आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है जो इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। H होगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, R होगा तो 2 डिग्री होगा, जिसके बीटा पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए। अगर कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसके रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अब आप देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है प्रोपेनेल। आप देखिएगा ये प्रोपेनेल है, इसकी अल्फा पोजीशन पर CH2 है, इसका मतलब आइडोफॉर्म नहीं होगा। 2 पेंटेनॉन 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O और CH3, बेटा यहाँ पर अल्फा पर मिथाइल है तो यहाँ पर आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। 3 पेंटेनॉन 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, इधर भी अल्फा पर CH2, इधर भी अल्फा पर CH2, यहाँ पर नहीं होगा। बेंजोफिनॉन, आपको पता है बेटा, बेंजोफिनॉन एक होता है एसिटोफिनॉन, एक होता है बेंजोफिनॉन, इसके अंदर तो वैसे ही CH2 का पार्ट नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
स्टेट इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR कैन बी एक्सपेक्टेड इन। आपको बताना है इसमें से किसके अंदर SIR हो रहा है। तो देखो SIR का मतलब क्या होता है बता दूं मैं आपको। यहाँ पर आपका कोई भी मान लीजिएगा, ये कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, या सपोज डेट यहाँ पर X ग्रुप मान लेता हूं मैं, और इसके ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर कोई Y ग्रुप है, और ये दोनों ग्रुप बल्कि हैं। अगर बेटा ये दोनों ग्रुप बल्कि होंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से यहां से ये ग्रुप आपका रोटेट हो जाएगा और रोटेट होकर रिंग के आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अर्थात एक्स और रिंग दोनों डिफरेंट प्लेन पे होते हैं। इस वजह से एक्स इस रिंग के साथ में रेजोनेंस नहीं कर पाता, और रेजोनेंस का नहीं करना यही आपका क्या कहलाता है, SIR कहलाता है। अब आप देखो सबसे पहला जो एग्जांपल है, इसके अंदर ये लोन पेयर है, कोई क्राउडिंग नहीं है बेटा, तो ये लोन पेयर आपका रिंग में होगा, अर्थात यहाँ पर SIR पॉसिबल नहीं है। सेकेंड में भी आप देखो बेटा कोई क्राउडिंग नहीं है, तो रिंग के अंदर होगा, यहाँ पर भी SIR पॉसिबल नहीं है। बट आप सी ऑप्शन में देखो, यहाँ पर इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, और इन बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन बिटवीन मिथाइल्स, यहाँ पर मिथाइल के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से इस रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, रोटेट एंड गोज आउट ऑफ प्लेन, अर्थात ये यहां से रोटेट होगा और प्लेन के आउट चला जाएगा। तो जैसे यहां से रोटेशन हुआ, ये ग्रुप आपका रिंग के आउट ऑफ प्लेन चला गया, अर्थात अब ये सिस्टम आपका परपेंडिकुलर मतलब प्लेनर से नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर होने की वजह से अब इस नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस केवल प्लेनर सिस्टम में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाँ, इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं कि आपका SIR जो है वो हमेशा बल्कि ग्रुप के साथ होता है, बट अगर कभी भी फ्लोरीन हो, OH हो, NH2 हो, साइनाइड हो, हाइड्रोजन हो, इनके केस में कभी भी SIR नहीं होगा। बट अगर SO3H हो, COOH हो, एल्डिहाइड हो, नाइट्रो हो, आपका मिथाइल हो, इथाइल हो, इन सब के केस में SIR होगा। ठीक है, तो बेटा हमेशा क्राउडेड ग्रुप होने चाहिए, बल्कि ग्रुप होने चाहिए। और ये जो SIR आता है ये जनरली हमारे बेंजोइक एसिड पर अप्लाई होता है, और इस बेंजोइक एसिड पर अप्लाई होने की वजह से उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। और अगर बेटा यही आपके नाइट्रोजन ग्रुप पर हो, अर्थात ऐसे ग्रुप पर हो जो रिंग के साथ कनेक्ट हो, वहां पर अगर SIR होता है तो बेटा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो SIR की वजह से एसिड और बेसिक दोनों स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर द एनोमर। क्या होता है अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, तो ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, ये साइक्लिक फॉर्म है। इसके फर्स्ट कार्बन को हम एनोमरी कार्बन बोलते हैं। एक में OH नीचे होता है, एक में OH ऊपर होता है, इसी को अल्फा और इसी को बीटा, और इस कार्बन को एनोमरी कार्बन और ये एनोमर्स। तो पहला तो आपका राइट है बेटा। अगर आपके ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म जो होता है, अर्थात ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसमें C1 कार्बन पर OH नीचे हो तो अल्फा, OH ऊपर हो तो बीटा, सेम का, और रिमेनिंग कार्बन पे कॉन्फिगरेशन सेम होता है। और ये जो कार्बन आपका पहला नंबर का कार्बन, इसको बोलते हैं एनोमरी कार्बन, और ऐसे आइसोमर्स आपके एनोमर्स होते हैं। सेकंड कह रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर द इनियोमर्स। बेटा ये इसका आंसर है, अर्थात ये एक दूसरे के नो एमाई, अर्थात ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, और अगर ये मिरर इमेज होते तो ये एनियोमर्स होता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर केवल फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, बाकी कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए एनियोमर्स नहीं हो सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2B। अब आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड मेड अप ओनली। बिल्कुल राइट है बेटा, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए कि सेलुलोज जो है वो किसका पॉलीमर है, तो सेलुलोज का मोनोमर जो होता है बीटा डी ग्लूकोज होता है। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। बिल्कुल ये भी आपका राइट है, तो इसका आंसर है बेटा बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको स्ट्रक्चर गिवन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, ए बनेगा, उसका NBH के साथ करो, बी बनेगा। मेजर प्रोडक्ट बी इन द रिएक्शन, आपको बी प्रोडक्ट बताना है। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस है,
क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, RC डबल बॉन्ड ONA। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है बेटा तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाती है और यहाँ से हमारे पास RH हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। अर्थात ये डिसेंडिंग सीरीज है जहाँ पर आपका CO2 गैस के रूप में एक कार्बन का लॉस होता है। अब देखो हमारे पास यहाँ से अभी जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर ये आपको सोडियम सोल्ट है और ये सोडियम सोल्ट है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बेटा यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और दोनों जगह CO2 गैस रिलीज होने से हमारे पास यहाँ पर एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और दोनों फ्री रेडिकल के वाया एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा अर्थात एल्कीन बन जाएगी। अब इसके साथ में यहाँ पर इसका NBS एन ब्रोमो सक्सेनामाइड के साथ रिएक्शन करना है, NBS एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। और एन ब्रोमो जो सक्सेनामाइड है इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट बेटा क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल। तो आप देखो यहाँ से इसकी पोजीशन पे ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 टाइप के कैटाइन का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। एक फ्री रेडिकल तो आपका ये बनेगा बेटा और एक फ्री रेडिकल आपका ये बनेगा। इसमें से ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री है। 3 डिग्री वाला आपका मोर स्टेबल है। अगर मोर स्टेबल है तो इसी से आपका मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो आपके पास यहाँ से ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ये। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है, अर्थात इसका बी आंसर होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज। आपको बताना है कि इसमें से क्लोरोबेंजीन का बेस्ट मेथड कौन सा है, अर्थात किस मेथड से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। पहला बेंजीन का Cl2 FeCl3 के साथ, तो बेटा इट इज द पार्ट ऑफ ESR और ESR में भी क्लोरीनेशन। इट इज द पार्ट ऑफ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसके अंदर भी कौन सा पार्ट है, क्लोरीनेशन पार्ट है और इसके द्वारा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जिसके अंदर क्या होगा, Cl है, सबसे पहला FeCl3 रिएक्शन करेगा लुईस एसिड जो एक क्लोरीन को कैच करके यहाँ से Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा और क्लोरोबेंजीन बनाएगा। बी में देखो फिनोल है, फिनोल के साथ PCl5। आप देखो बेटा फिनोल में एक प्रॉब्लम है कि फिनोल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, अर्थात यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इसलिए यहाँ पर बेटा NSR पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट आंसर राइट हो गया। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा रिंग के साथ Cl2+ Hmu अर्थात Cl2+ Hmu इज आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ FrSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक sp3 कार्बन पर होता है। इसमें कोई sp3 कार्बन नहीं है, इसलिए यह भी पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट वाला भी बेटा फिनोल के साथ में Cl2+ Hmu फिनोल FrSR नहीं करता, तो इसका बेस्ट आंसर होगा बेटा फर्स्ट अर्थात हेलोजिनेशन अर्थात क्लोरीनेशन। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन द सल्फोनेशन एसिटिलेशन एंड फॉर्माइलेशन CO+ HCl+ HCl3 ऑफ बेंजीन द ग्रुप ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल वुड बी। अर्थात बेंजीन के अंदर सल्फोनेशन एसिटिलेशन और फॉर्माइलेशन में आपको इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिल बताना है कि इनमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो सबसे पहले आपका आ रहा है सल्फोनेशन। तो देखिएगा सल्फोनेशन रिएक्शन में हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के बेटा 2 मोल होते हैं जिसमें एक आपका एसिड है और एक बेस की तरह बिहेव करता है। तो जैसे इसको एसिड मान लो, इसको बेस, तो ये इसको अपना प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, तो एक एसिड हो जाएगा एक बेस हो जाएगा। जैसे ही इसको अपना प्रोटॉन देगा ये वाला पोर्शन तो आपका HO डबल बॉन्ड O- हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका प्रोटोनेटेड हो जाएगा, तो ये प्रोटोनेटेड हो गया। यहाँ से ग्रुप रिमूव हो जाएगा आपके पास। जैसे ये ग्रुप रिमूव होगा आपके पास क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, S डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और इसके साथ आ जाएगा अर्थात SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो बेटा आपका जो सल्फोनेशन रिएक्शन है उस सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, अर्थात आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया और आपका डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी और सी में से आंसर होगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अब आप देखिएगा नेक्स्ट आगे डिस्कस करें हम। सेकेंड ले रहा है बेटा वो एसिटिलेशन। एसिटिलेशन का मतलब हो गया एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो ये एसिटिल क्लोराइड है, इसके साथ साथ रिएक्शन होता है बेटा, Cl यहाँ से हट जाता है और CH3 C डबल बॉन्ड O और O पे पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब आप देखो ऑक्सीजन के साथ में लोन पेयर है, यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा, तो यहाँ से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव ये बन जाएगा। आप देखिएगा सेकेंड कौन सा है, तो बेटा सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। और थर्ड है आपका फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन मतलब C डबल बॉन्ड O कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास HC डबल बॉन्ड O प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो बताइएगा इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है, तो बेटा सल्फोनेशन, अर्थात सल्फोनेशन का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, एसिटिलेशन के साथ बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस होगा, जिसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस होगा, इसके वाया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस बन जाएगा। और फॉर्माइलेशन में बेटा HC डबल बॉन्ड O प्लस, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बेटा बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ए ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है ऑफ 4 कार्बन एटम। ए कोई 4 कार्बन का ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, बी बना मेजर प्रोडक्ट, KMnO4 के साथ हीट किया, सी बना, और सी जो है वो डज नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। फॉर द अबाउ रिएक्शन फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन अमंग द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है। ए इज ब्यूटेन टू ऑल, फॉर्मेशन ऑफ बी इज द बीटा एलिमिनेशन, सी इज द ब्यूटेनोइक एसिड और सी इज द इथेनोइक एसिड। तो आपको देखो बेटा सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ए ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल 4 कार्बन, 4 कार्बन का ऑप्टिकली एक्टिव 4 कार्बन वाला ये होता है बेटा। आप देखिएगा ये क्रेल सेंटर है, अर्थात 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल 4 कार्बन का अल्कोहल है जो कि क्रेल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब उसके बाद में यह है हमारे पास ए, इसका रिएक्शन करना है कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें यहाँ पर भी बीटा है और यहाँ पर भी बीटा है। अकॉर्डिंग टू सेथ-जेप रूल का फॉलो होगा, यहाँ से एक एल्कीन तो आपके पास ये बनेगी 1 ब्यूटीन और एक एल्कीन बनेगी 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, अर्थात बी हमारे पास आ गया। अब वो कह रहा है कि सर इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ रिएक्शन करके हीट करो, तो 2 ब्यूटीन हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ यहाँ से, तो विद बॉन्ड क्लीवेज ऑक्सीडेशन होगा, और 2 मोल ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड बनेगा। और एसिटिक एसिड आपको पता है बेटा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं करता। अगर फॉर्मिक एसिड होता तो फॉर्मिक एसिड तो टॉलेंस टेस्ट रिएजेंट शो करता है, बट आपका इथेनोइक एसिड ऐसा नहीं करता। तो बताइएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए इज द ब्यूटेन टू ऑल, तो बेटा फर्स्ट तो आपका राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। फॉर्मेशन ऑफ बी इज द बीटा एलिमिनेशन, बिल्कुल राइट है, ये बीटा एलिमिनेशन ही है, क्योंकि जिस कार्बन पे अल्फा और जिस कार्बन पे एच है उसको बीटा बोलते हैं, तो ये भी आपका राइट है स्टेटमेंट। थर्ड है सी द ब्यूटेनोइक एसिड, ये आंसर होगा बेटा, सी आपका ब्यूटेनोइक एसिड नहीं होगा, सी आपका क्या होगा, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ से मेरे पास जो सी आ रहा है वो आपका इथेनोइक एसिड है, और डी सी द इथेनोइक एसिड, ये भी आपका राइट है। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द ब्यूटेनोइक एसिड। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आपको स्ट्रक्चर गिवन है AgNO3 के साथ R1, इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ R2, रेट ऑफ रिएक्शन R1 एंड R2 आपको बताना है। बेटा आपके पास यहाँ पर AgNO3 रिएजेंट है, और आपको ये क्लियर कर दूं मैं कि AgNO3 एक्वस AgNO3 आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर NSR, और NSR में भी SN1, और SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब कैटाइन। तो हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन चेक करना है। आप देखिएगा जब यहाँ से Br ग्रुप हटेगा तो यहाँ से मेरे पास जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनेगा वो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन ये होगा ट्रोपाइलियम कैटाइन, ट्रोपाइलियम कैटायन का फॉर्मेशन होगा। और जब यहाँ से Br हटेगा तो मेरे पास यहाँ से बनेगा साइक्लोपेंटाडाइनल कैटाइन। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपके हक्कल्स के रूल का फॉलो हो रहा है, अर्थात ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, जबकि ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है।
और हमें पता है बेटा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से एरोमेटिक की स्टेबिलिटी मोर होती है, अर्थात आपके फर्स्ट जो R1 है इसमें इंटरमीडिएट R2 की कंपेयर में मोर स्टेबल बन रहा है, अर्थात फर्स्ट के अंदर जो आपका इंटरमीडिएट है वो एरोमेटिक है और सेकंड के अंदर इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक है, इसलिए R1 इज ग्रेटर देयर R2 होगा क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मस्टर्ड गैस गिव एसिल एंड ए डाइओल, अर्थात मस्टर्ड गैस का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक डाइओल बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट विल फॉर्म ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस, इसके हाइड्रोलाइसिस के दौरान कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। तो बेटा ये भी आपका एनएसआर का पार्ट है, देखिएगा इसको भी मैं क्लियर कर दूं। ये होता है आपका मस्टर्ड गैस, ये है आपका मस्टर्ड गैस जिसमें सल्फर है यहाँ पर और ये क्लोरो है 1 डिग्री है। इट इज द पार्ट ऑफ बेटा एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है ये, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसके अंदर नेबरिंग आपके नेबरिंग ग्रुप प्रोटेक्शन है यहाँ पर, अर्थात NGP इफेक्ट लगेगा यहाँ पर। अब आप देखिएगा जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले Cl ग्रुप यहाँ से हटेगा, जैसे Cl ग्रुप हटेगा यहाँ पॉजिटिव लगेगा, बट बेटा इसके अल्फा एंड बीटा बीटा पोजीशन पर, अल्फा जिस कार्बन पर ये लगा हुआ है, सॉरी जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है इसको अल्फा और इसके बीटा, बेटा बीटा पोजीशन के साथ सल्फर है, तो जैसे Cl लिविंग ग्रुप हटेगा ये अपना इसको लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी वो देखिएगा आप लोग, ये सल्फर है, ये है और ये है, तो जैसे यहाँ से हटेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सल्फर अपना लोन पेयर इसको दे देगा यहाँ पर, जैसे यहाँ से इसको अपना लोन पेयर देगा एक इंटरमीडिएट रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जरा देखो आप लोग, ये सल्फर है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, मतलब ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। और जब इसका हम वाटर के साथ अर्थात न्यूक्लियोफाइल OH माइनस लेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये रिंग वापस आपकी क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये रिंग यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मेरे पास अगेन वापस ये बन जाएगा। अभी वन साइड हुआ है, अगेन ये रिएक्शन फिर फर्दर होगा आपका, जैसे आपके बाद इधर से क्लोरीन ग्रुप हटेगा, लोन पेयर यहाँ जुड़ेगा, अगेन इधर से रिंग बन जाएगी। तो आप जरा देखो इधर से वही ट्राई रिंग बनेगी जिसमें सल्फर पर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर आपका OH आई, फिर इस पर वही न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करेगा, वापस रिंग आपका ओपन हो जाएगा और बोथ साइड बेटा बोथ साइड आपके पास क्या हो जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके अंदर इंटरमीडिएट ये होता है। हाँ इसमें एक चीज और मैं बता दूं बेटा कि आपके यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है वो देखो 1 2 कार्बन है, इस कार्बन पर भी अटैक हो सकता है, तो बेटा इस कार्बन पर भी अटैक हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो वो बनेगा ही बनेगा प्रोडक्ट, इसके अलावा यहाँ पर आपके इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का भी चांस है, तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकेंड आपका रॉन्ग है, थर्ड आंसर आपका राइट है, अर्थात साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आपको यहाँ पर एल्कीन के साथ HCl है, अर्थात इट इज द पार्ट ऑफ EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहाँ पर MKW मार्कोनियव रूल का फॉलो होगा और मार्कोनियव के साथ साथ में बेटा यहाँ पर आपका क्लासिकल कार्ब कैटाइन मैकेनिज्म के वाया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास यहाँ से C डबल बॉन्ड C ये रिएक्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो देखिए जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा C एक प्लस तो ये बनेगा और एक अपर हाइड्रोजन ये लग जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ से आपके पास ये भी पॉसिबिलिटीज है कि पाई बॉन्ड इधर ना शिफ्ट होकर इधर शिफ्ट हो जाए। तो जरा देखिएगा आप C यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लग सॉरी यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लग गया और इस पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। आप देखिएगा ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये भी 2 डिग्री है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर है बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि वहां पर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है।
बट आपको पता है बेटा इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ से रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। इसके वाया सी 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 और ये, अर्थात 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर 3,3,6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। इसका मतलब ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आपका मेजर प्रोडक्ट होगा जिस पर Cl माइनस क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो सी सी Cl सी सी सी, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देखिएगा कौन सा आंसर आपका राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा बेटा क्लोरीन आपका यहाँ लगा हुआ है, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता। सेकंड में देखो बेटा क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, बट मिथाइल की शिफ्टिंग यहाँ नहीं, यहाँ पर, इसलिए रॉन्ग हो गया। थर्ड में देखो बेटा कार्बन कार्बन क्लोरीन और मिथाइल, सी आंसर आपका राइट है, डी आपका रॉन्ग है, ए आपका रॉन्ग है। अगर रीअरेंजमेंट वाला नहीं होता तब आपका ए आंसर राइट होता। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट ए कंडेंस पॉलीमर। आपको बताना इनमें से कंडेंस पॉलीमर कौन सा नहीं है। सबसे पहला लिखा है डेक्रोन। डेक्रोन क्या होता है वो देखिएगा बेटा। डेक्रोन बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल, यह है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसका रिएक्शन कराना है बेटा टरथैलिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है बेटा? टरथैलिक एसिड। तो ये होता है आपका टरथैलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड दोनों के अंदर कंडेंस पॉलीमराइजेशन होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर होगा। इसके वाया O, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास O, फिर आपके पास यहाँ से ऐसे जाएगा बेटा, तो यहाँ से O, उसके बाद में आप देखो क्या होगा CH2 CH2, उसके बाद में नेक्स्ट में आपके पास यहाँ से अगेन यहाँ से O बच गया। O के बाद में आप देखो नेक्स्ट में क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O एस्टर रिंग, और रिंग के लास्ट में C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया। इसके अंदर पॉलीएस्टर, अर्थात इसमें एस्टर लिंकेज होता है, और एस्टर लिंकेज होने की वजह से इसको पॉलीएस्टर बोलते हैं। तो ये किस किस के बीच में होता है बेटा? ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टरथैलिक एसिड के बीच में। तो ये तो आपका कंडेंस पॉलीमर है। सेकंड दे रखा है बेटा नियोप्रीन। नियोप्रीन आपका एक एडिशन पॉलीमराइजेशन का पार्ट है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH और CH2 और Cl, ये आपका कंडेंस नहीं बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, जिसका फॉर्मेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है। यही आंसर राइट है। मेलामाइन, मेलामाइन भी कंडेंस पॉलीमराइजेशन से बनेगा। कैसे बनेगा मेलामाइन वो देखिएगा। मेलामाइन के अंदर पहले मेलामाइन का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ये मेलामीन है, इसका रिएक्शन करो बेटा पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। तो हमारे पास यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा वो देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका NHCH2OH, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपका NH2 रहेगा, और आपका यहाँ भी NH2 रहेगा। जब इसका कंडेंस पॉलीमराइजेशन होगा बेटा यहाँ से, तो इसके कंडेंस पॉलीमराइजेशन के वाया आपके पास मेलामाइन का फॉर्मेशन होगा, और मेलामाइन में क्या होगा वो देखिएगा N ये होता है। इसका मतलब ये भी आपके कंडेंस पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। अगर ग्लाइकोल की बात करें तो बेटा ग्लाइकोल आपका डेक्रोन की तरह ही है। ये भी आपके इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, प्लस ये था टरथैलिक एसिड के साथ, और ये बनेगा डायरेक्ट थैलिक एसिड के साथ। तो देखिएगा डायरेक्ट थैलिक एसिड ले रहा हूं मैं, COOH और COOH। यहां से वही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर बनेगा, और ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नियोप्रीन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये NTA TPC नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन पेपर नंबर 91 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।